हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चंदन वर्ल्ड क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं डीएलएड की परीक्षा की डेट कभी भी आ सकती है और इस बचे हुए थोड़े से समय में आप विज्ञान के सभी प्रकार के प्रश्न को अच्छे से कैसे तैयार कर सकें, चाहे वो बहुविकल्पी हो, लघु हो या विस्तृत हो। इसी समस्याओं को देखते हुए हम आपके लिए इस महामैराथन के क्लास में आपका स्वागत करते हैं। यदि आप इस मैराथन क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आई थिंक 100% है कि आपको विज्ञान की सभी प्रकार की जो समस्याएँ हैं, अभी तक जितने भी बच्चे हैं जो विज्ञान को लेकर अभी कोई किसी विशेष प्रकार की तैयारी नहीं कर पाए हैं, उनकी ये सभी तैयारी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। तो बिना देर किए हुए हमारी इस मैराथन की क्लास को ज्वाइन करिए और ये मैराथन क्लास कई पार्ट में होगा। उसका रीज़न ये है कि एक ही पार्ट में सभी प्रकार के प्रश्न का वर्णन होगा, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसी को देखते हुए ये मैराथन क्लास आपको कई भाग में मिलेगा। तो पहले भाग में हम सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों के महामैराथन को ज्वाइन करेंगे, जिसमें जो पहला क्वेश्चन आपका आता है, वह है भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? अंतरिक्ष यात्री को लेकर के आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, तो उसमें आपको जब भी अंतरिक्ष यात्री को लेकर बात की जाती है ना, तो भारत देश के अंतरिक्ष यात्री के सम्मान में सबसे पहला जो नाम उभर के सामने आता है, वह राकेश शर्मा जी का आता है। इन्होंने 1984 ईस्वी में सबसे पहले भारतीय नागरिक हैं जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा किया था और इनकी ये अंतरिक्ष यात्रा लगभग 8 दिनों के लिए थी। उन्होंने 8 दिनों की यात्रा करके स्पेस एजेंसियों को काफ़ी ज़्यादा हद तक की जानकारी इन्होंने दिया था और भी इनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं, तो वह लघु और विस्तृत प्रकार के प्रश्नों में हम इनके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। जो अगला प्रश्न है वह है पेट्रोल में होती है, यानी कि ये कहना चाहता है कि पेट्रोल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, क्योंकि ये देखा जाए तो पेट्रोल एक प्रकार की ऊर्जा है। ये कौन सी ऊर्जा है? इसमें जो पहला ऑप्शन आता है आपका, वह बता रहा है यांत्रिकी ऊर्जा, ब ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, स ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा और द ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा। देखिए, अगर ध्यान देंगे आप तो अ जो दिया है यांत्रिकी ऊर्जा, ये सीधे बता रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है जो हमें किसी एक यंत्र से प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है। विद्युत ऊर्जा आप जानते हैं कहीं न कहीं ये विद्युत धारा से संबंधित है, तो इसका मतलब पेट्रोल से इसका भी कोई संबंध नहीं है। ध्वनि ऊर्जा जो हमें किसी वस्तु से या जैसे हम बोल रहे हैं ये एक विशेष प्रकार की ध्वनि ऊर्जा है, इसका भी संबंध इसके साथ नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो बच रहा ये आपका स्पष्ट बता रहा है कि पेट्रोल एक रासायनिक ऊर्जा। अब पेट्रोल एक रासायनिक ऊर्जा है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप जानते हैं कि भौगोलिक उथल-पुथल हुआ था कई हज़ारों कई सौ हज़ार वर्ष पहले, जिसके कारण हमारे जीव-जंतु, पेड़-पौधे पृथ्वी के अंदर दब गए और दबने के बाद वे सब उच्च दाब व ताप के कारण उनके जो अवशेष अवयव होते थे, वह एक रसायन के रूप में बाहर आते थे। वह रसायन पेट्रोल या पेट्रोलियम कहलाते हैं। पेट्रोल एक अलग अवयव है। अब पेट्रोलियम कह दिया जाए तो खनन से प्राप्त सभी प्रकार के ईंधन को इसमें शामिल किया जा सकता है। चलिए, अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वह है बल का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक की बात हो रही है। देखिए, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर अ की, तो ये जूल दिया है। ऑप्शन नंबर ब की न्यूटन दिया है। स अर्ग दिया है। द मीटर है। तो बल आप जानते हैं, बल की परिभाषा और भाषा को लेकर के आप बहुत पहले से वाकिफ हैं। वैसे अगर वाकिफ नहीं हैं तो आप हमारे मैराथन क्लासेस से ज्वाइन रहिए। हम बहुविकल्पी के बाद जस्ट आपको
लघु विस्तृत प्रकार के प्रश्न में बल से आपको भली भांति से परिचित करवाएंगे। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। ध्यान दीजिएगा, एसआई मात्रक कह रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। तो इसके अच्छा अगर हम मात्रक की पद्धतियों की बात करें तो सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और ये देखिए एमकेएस पद्धति को आज के समय में मॉडिफाई करके हम लोग एसआई पद्धति के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एसआई यूनिट की बात की जाए तो एसआई यूनिट में देखिए बल का जो सूत्र होता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो उस तरह से देखा जाए एमकेएस पद्धति के अनुसार तो बल का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन न्यूटन नामक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने किलोग्राम मतलब बल के बारे में उन्होंने सबसे पहले ही बताया था, तो इसलिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही उन्होंने न्यूटन नाम दे दिया। और जितने भी वैज्ञानिकों के आधार पर जो मात्रक होते हैं वह अक्सर कैपिटल अक्षर से लिखे जाते हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। वह हमेशा अंग्रेजी की कैपिटल लेटर में होते हैं। जैसे अगर जूल की बात किया जाए, जूल भी एक वैज्ञानिक के नाम के आधार पर ही वो मात्रक है। और सब भी होगा परिचय बल के बारे में। तब तक हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में हमारे कोशिका के कुछ अंगों को दिया है जिसे हम कोशिकांग कहते हैं, कोशिकांगों के नाम दिए हैं। इस ऑप्शन से हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो वास्तव में केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। तो अगर बात किया जाए आ ऑप्शन की तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये हर प्रकार के कोशिका में होता है, चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो। मतलब विकसित कोशिका की बात हो रही है, क्योंकि कोशिका 2 प्रकार की, एक यूकैरियोटिक होता है, एक प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाएं विकसित होती हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से ही पेड़ पौधे भी बने हैं और जंतु भी बने हैं। तो उसके आधार पर देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया इसका मतलब जंतु कोशिकाओं पादप कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम ये एक संदेह की विषय है। चलिए केंद्रक भी सब में पाए जाएंगे। फिर कोशिका द्रव, आप जानते हैं कोशिका द्रव कोशिका को जिंदा रखता है, चाहे वो जंतु कोशिका हो चाहे वो पादप कोशिका हो। केंद्रक भी कोशिका में होना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्रक, कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों ऐसे अवयव हैं, सॉरी तीनों ऐसे अवयव हैं जो कहीं न कहीं तीनों हमारे जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में शामिल हैं। तो बचा कौन इसमें? तो वह ऑप्शन नंबर दूसरा जिसे हम बा ऑप्शन कह सकते हैं वह है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ही एक ऐसा कोशिकांग है जो वास्तव में हमारे जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? चूना पत्थर, देखिए चूना पत्थर की बात की जाए तो चूना पत्थर को हम लोग खड़िया चाक भी कहते हैं। खड़िया चाक, खड़िया चाक के बाद इसको हम लोग संगमरमर भी कहते हैं। संगमरमर, खड़िया चाक वही चाक जो अक्सर आज के समय में तो अब डिजिटल बोर्ड और व्हाइट बोर्ड आ गए हैं, नहीं तो आप जानते हैं ब्लैक बोर्ड पर लोग हमेशा चाक से ही लिखते थे। तो उसी चाक की बात हो रही है। और जो घर में हम लोग यूज करते हैं टाइल्स, संगमरमर, वो सब ऑल टोटल ये चूना पत्थर ही होते हैं। अर्थात तो जिसका शुद्ध नाम है, चूना पत्थर का शुद्ध नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ये व्यवहारिक नाम है। चूना पत्थर हुआ, खड़िया चाक हुआ, संगमरमर। तो इसमें कौन सा है जो कैल्शियम कार्बोनेट का सही प्रारूप दिखाता है? तो आप देखिए Na2 इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है Na2CO3। थोड़ा सा टाइपिंग में ये मिस्टेक हुआ है, जो कि हमारे चैम्बर्स और नंबर्स दोनों पैरेलल हो गए हैं। तो सोडियम कार्बोनेट, ध्यान दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट ही चूना पत्थर है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बुझा हुआ चूना है, इसे अक्सर लोग दीवार में पोतने के लिए यूज करते हैं। और अगर इसको थोड़ा सा पानी में डाल करके गर्म कर दिया जाए, उबाल दिया जाए, तो वह खाने वाला चूना भी होता है, यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम कैल्शियम सॉरी ध्यान दीजिएगा, सोडियम सोडियम कार्बोनेट है ये, और इसके बाद यहाँ सा ऑप्शन जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट है और ये कैल्शियम ऑक्साइड है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा, इसका सही जवाब वह कैल्शियम कार्बोनेट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग CaCO3 लिख सकते हैं, है ना? ये जितने भी यहाँ पर फार्मूला लिखे गए हैं तो थोड़ा-सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आपसे अगर कोई पूछेगा चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र या खड़िया चाक या संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो CaCO3 बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण मतलब पेड़-पौधे। पेड़-पौधे ही मुख्य रूप से वह रासायनिक प्रक्रिया करते हैं जिसके माध्यम से वह अपना भोजन बना पाते हैं। क्योंकि जैसे हम लोगों को अपने जाति को, अपने आप को लंबे समय तक संरक्षित रखना है तो भोजन की आवश्यकता पड़ती है। वैसे पेड़-पौधों को भी अपने आप को संरक्षित रखने के लिए पेड़-पौधों की भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए यह लोग एक क्रिया करते हैं, उस क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। मतलब प्रकाश संश्लेषण वही प्रक्रिया है एक तरह से जिसके माध्यम से पेड़-पौधे अपने भोजन को तैयार करते हैं और भोजन को तैयार करके अपने आप को ऊर्जावान करते हैं। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल। देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड वही जो हम लोगों के द्वारा त्यागे जाते हैं, अन्य जीव जंतुओं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड त्यागे जाते हैं वह, और ये जो जल है ये पेड़-पौधे अपने जड़ों के माध्यम से खनिज लवण युक्त जल है ये। ध्यान दीजिएगा, जल हम कह रहे हैं बट इसमें बहुत सारे अवयव भी शामिल होते हैं, जैसे खनिज लवण युक्त जल। अब ये खनिज लवण युक्त जल जो होते हैं, यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये सब रासायनिक अपक्रिया करेंगे और पेड़-पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले जो पर्णहरिम होते हैं, हरित लवक, क्लोरोफिल जिसे हम कह सकते हैं, ये रासायनिक अपक्रिया करके C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं और प्लस इसमें ऑक्सीजन गैस बनता है और जल के भी अवयव भाप अवस्था में, थोड़ा-सा वाष्पन अवस्था में ये सब बनाते हैं। तो आप कहेंगे जल बनाते हैं तो ये जल कहाँ जाता है? तो ये इनका भी अपशिष्ट पदार्थ ये सब ऑक्सीजन हुआ, जल हुआ, ये इनमें प्रकाश संश्लेषण के बाद होने वाली ये एक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनको ये लोग त्याग देते हैं। और हमसे प्रश्न में यही कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन-सी गैस निकलती है? तो आप देख सकते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, इसमें कौन-सी गैस निकलती है? देखिए ग्लूकोज तो उनके लिए आवश्यक होता है तो ये एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं अपने पत्तियों में। जल को भी यह लोग त्याग देते हैं वाष्पन फेज में। अब बात आती है तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही एक ऐसा अवयव है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद पेड़-पौधे द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन-सा सही होगा? ब सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कुछ लोग सही कह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। यहाँ निकाला नहीं जा रहा है, यहाँ शब्द है निकालता है, कौन-सा मतलब कौन-सी गैस निकलती है। अगर यही कह देता कि कौन-सी गैस की आवश्यकता होती है तब इसके लिए सही जवाब होता ब अब सॉरी ऑप्शन आपके लिए सही होता बट ये इस समय इस प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ब सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है सॉरी 7 है। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। देखिए समस्थानिक ध्यान दीजिएगा। अगर समस्थानिक की बात जब आती है तो हमेशा पहले उस शब्द का मतलब भी समझिए। तत्व तो आप जानते ही हैं। अब तत्व में जो समस्थानिक होते हैं इसमें 2 शब्द है देखिए। समस्थानिक स्थानिक मतलब होता है स्थान, अर्थात देखिए सम मतलब समान स्थान जिनका आवर्त सारणी में समान स्थान हो, जो आवर्त सारणी के एक ही जगह पर एक ही समान स्थान पे उपस्थित होते हैं तो लोग समस्थानिक होते हैं। सब मिलाकर के इस बातों को आप एक और लैंग्वेज में कैसे कह सकते हैं कि जो लोग समान प्रकार के परमाणु क्रमांक वाले होते हैं, अर्थात जिसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। वही लोग क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं। अब जिनमें प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु क्रमांक समान है, इसका मतलब है अन्य अवयव भिन्न रहेंगे।
तो अर्थ ये हुआ कि समस्थानिक का मतलब होता है जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और जिनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न-भिन्न हो। तो ऐसे में ऑप्शन आ में देखिए परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न-भिन्न है। पहला ऑप्शन। फिर दूसरा जो ऑप्शन है ब, वो ये कह रहा है परमाणु संख्या भिन्न है लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान होता है। आपका स ऑप्शन है परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों ही आपस में भिन्न होते हैं। तो चौथा जो ऑप्शन है परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान दोनों ही समान होते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ समस्थानिक है, जो समान स्थान अर्थात जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान है। अब प्रोटॉनों की संख्या समान रहेगी तो और सब भिन्न रहेंगे। तो इसके लिए सही जवाब जो जाता है, वह जाता है आपका प्रश्न नंबर 7वें का जो सही ऑप्शन है वह कौन-सा है? आ हो गया। चलिए और भी समस्थानिकों के बारे में परिचय होगा, वह हम अगले पार्ट में बताएँगे। तब तक अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला है चंद्रमा क्या है? देखिए चंद्रमा की बात आती है तो अभी मत कहिएगा कि चंद्रमा हमारे मामा हैं। चलिए चंद्रमा ऑप्शन दिया है, चंद्रमा क्या है? तो ये देवता, देखिए देवता का संबंध यहाँ ये सब छोड़िए, यहाँ तो सब आप लोग साइंस से जुड़े हैं तो यहाँ देवता की बात छोड़िए, वो सब एक काल्पनिक विषय है तो उसके बारे में चर्चा ना करिए। तार ये तार कह रहे हैं, तार यहाँ तार जो वर्ड लिखा गया है ये गलत लिखा गया है। तो तार नहीं होना चाहिए, तारा होना चाहिए। स्टार की बात हो रही है। फिर दूसरा सॉरी तीसरा ऑप्शन सा जो है उपग्रह है, चौथा ऑप्शन जो है वह ग्रह है। तो ध्यान दीजिए चंद्रमा, देखिए चंद्रमा एक उपग्रह है और उपग्रह किसे कहते हैं? तो उपग्रह मतलब जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। जो ग्रह का चक्कर लगाएँगे वह हमारे उपग्रह होंगे और ग्रह उसे कहेंगे जो हमारे सूर्य का चक्कर लगाएँगे। तो स्वाभाविक है आप जानते हैं पृथ्वी एक ग्रह के अंतर्गत आता है क्योंकि वो सूर्य का चक्कर लगाता है। अच्छा, कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि क्या चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, तो क्या वह सूर्य का चक्कर नहीं लगा रही है? वो लगा रही है, क्योंकि वो सूर्य के मतलब पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए ही उस हमारे सूर्य के चारों तरफ भी गमन कर रही है। ऐसा नहीं कि वो गमन नहीं करता, लेकिन स्पेशली देखा जाए तो वह हमारे ग्रह के चारों ओर घूम रहे हैं मुख्य रूप से। तो इसलिए चंद्रमा एक उपग्रह की श्रेणी में आएगा, तो ऑप्शन स सही होगा। बता दीजिएगा आप लोग कि चंद्रमा एक उपग्रह है। अगले और भी प्रश्न हैं इसके बारे में, तो वह सब लघु और विस्तृत में आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो ऑप्शन दिया है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है वो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ब ऑप्शन है जलीय विलयन में OH आयन अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं। स ऑप्शन जो है जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और द ऑप्शन जो है जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन आयन नहीं बनाते हैं। ये ऑप्शन दिया है। तो ध्यान दीजिएगा OH आयन का संबंध सीधे क्षार से, यहाँ अम्ल है तो इसका मतलब ये डायरेक्ट समझ जाइए OH ऑप्शन नंबर 1 में OH दे दिया है तो इसका मतलब ये 100% गलत होगा। तो आ जाइए जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस में, यहाँ अम्ल से जब धातु रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तब हाइड्रोजन गैस बनता है। इसका मतलब बा ऑप्शन भी तुरंत यहाँ पर गलत ही साबित हो रहा है। अब ऑप्शन नंबर अ और ऑप्शन नंबर द बचा ही है। और ध्यान दीजिएगा अम्ल जो होते हैं, कोई भी अम्ल, मान लीजिए हम HCl अम्ल को ही ले लिया जाए, तो HCl जो है ये जब जल में जाता है तो जल में जाकर के टूट जाता है, वह H1+ देता है और Cl1- देता है। अब जब जल में H आयन Cl आयन बन जाता है तो होता क्या है कि जो जल है, जल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो ऑक्सीजन एक प्रबल ऋण विद्युतीय है। अब प्रबल ऋण विद्युतीय धन वालों को जो धनायन बनाते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसीलिए इस आयन को यह अपनी ओर आकर्षित करेगा और अपनी ओर आकर्षित करके उसको जोड़ करके H3O1+ H3O सॉरी H3O1+ बनता है। इसे ही हम लोग हाइड्रोनियम आयन, अब इसी की वजह से ही कोई भी चीज अर्थात
कोई भी अम्ल आपको स्वाद में खट्टे लगते हैं क्योंकि ये हाइड्रोनियम आयन की वजह से ही होता है। कोई भी अवयव हो, आपके दाँत कभी खट्टी चीज़ ज़्यादा खाइए, दाँत कोट होने का जो कहते हैं दाँत कोट हो गया, तो कोट दाँत कोट होने का मतलब ये हुआ कि दाँत का जो कैल्शियम कार्बोनेट है, वह हाइड्रोनियम आयन उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है। इसी का ये लक्षण है जिसकी वजह से आपको इस रूप में दिखाई देता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं और भी चर्चा होती रहेगी। अगला जो प्रश्न है वह है प्रबल अम्ल कौन-सा? जैसे देखिए प्रबल की जब भी बात की जाए तो हमेशा याद रखिएगा जो लोग प्रबल क्षार, क्षार का मतलब OH इसमें OH पाए जाते हैं। अब जब क्षार की बात हो गई वो भी प्रबल की बात, तो 100% ये जानते रहिएगा कि OH के साथ जो लोग ज़्यादा सक्रिय लोग रहेंगे, वही लोग प्रबल रहेंगे। तो अगर हम अमोनियम की बात किया जाए, देखिए ऑप्शन नंबर हमें दिया है अमोनियम हाइड्रॉक्साइड NH4O OH। फिर दूसरा बा ऑप्शन जो है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है, सा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रॉक्साइड है और द ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड है। तो इसमें से सही जवाब जो होता है वह आपका ऑप्शन नंबर NaOH है, मतलब ऑप्शन नंबर सा। NaOH एक प्रबल क्षार है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि सोडियम सभी धातुओं में सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु है। 100% ये भी जब ये ज़्यादा सक्रिय धातु है तो इसके साथ जब OH जुड़ा रहेगा तो वह भी ज़्यादा क्रियाशील ही रहेगा। तो यही कारण है कि सोडियम एक क्रियाशील धातु है, इसीलिए अगर सोडियम का जो क्षार रहेगा वह प्रबल रहेगा। तो सबसे प्रबल क्षार जो होता है वो सोडियम हाइड्रॉक्साइड होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उसके बारे में देखिए, जब भी नासा नासा एक आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी है, तो इसका संबंध है सीधे हमारे स्पेस एजेंसी से है। तो आप जानते हैं आपके चैप्टर में हमारे स्पेस एजेंसी से लेकर प्रश्न भी आते रहते हैं। तो यही कारण है कि नासा हो या हमारे अपने देश इसरो की बात की जाए, इन सभी के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं और वैज्ञानिकों का नाम, इनके जगह स्थान को लेकर के हम लोग विस्तृत और लघु में विशेष चर्चा करते रहेंगे। अभी यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वह आंध्र प्रदेश दिया है, यूरोपियन संघ दिया है, बेंगलुरु दिया है, वाशिंगटन डीसी दिया है। तो आपको बता दें सही अब ध्यान दीजिएगा नासा एक अंतर्राष्ट्रीय है। और हमारे देश में कोई अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं इसका संबंध हमारे देश से तो है ही नहीं। तो 100% है आंध्र प्रदेश जो अपने देश में है, तो 100% ये गलत होगा। चलिए बा यूरोपियन संघ मतलब यूरोप के सभी जो देश हैं सभी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, नहीं इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन नंबर बा भी गलत है। सा की बात किया जाए बेंगलुरु, बेंगलुरु आप जानते हैं ये हमारे इसरो के हमारे अपने देश की बात हो रही है। तो ये एक इंटरनेशनल है तो 100% है, इसका भी संबंध हमारे इस नासा मुख्यालय से नहीं है। एक ही बचा वाशिंगटन, तो है ना? वाशिंगटन एक सिटी है जहाँ पर हमारे नासा का मुख्यालय स्थित है, तो ऑप्शन सा के लिए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तीसरा सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 है ये, तरह तंत्रिका कोशिका की क्या विशेषता है? पहला जो ऑप्शन दिया है इसमें तंत्रिका कोशिका की क्या विशेषता है? ये पुनः निर्मित नहीं होते हैं, ऑप्शन पहला है। दूसरा ऑप्शन है इनमें केंद्रक नहीं होते हैं। भाई कोशिका है तो केंद्रक रहेगा ही। इसका मतलब बात सीधे स्पष्ट रूप से गलत बता रहा है। कह रहे हैं इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है। अरे भाई हम लोग जैसे-जैसे वृद्ध होते हैं, जैसे-जैसे हम लोगों की आयु बढ़ती है, वैसे-वैसे हमारे अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। हम लोगों के सेंसिटिव ऑर्गन धीरे-धीरे लूज़ होने लगते हैं। इसका मतलब और तंत्रिका कोशिका मतलब वही कोशिका है जो हमारे शरीर की सभी प्रकार की सूचनाएँ हमारे माइंड तक पहुँचाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट कोशिका होता है, जिसका मतलब है कि इसका उम्र के साथ बढ़ना ये तो स्वाभाविक गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सा भी गलत है। अब बच रहा है आपका अ और द, इसी में से कोई सही है। तो अब आप देख लीजिए, आप खुद एक बार अनुमान लगाइए, तंत्रिका कोशिका जो क ऑप्शन नंबर द है, इसका आकार अनिश्चित होता है। ये और ये पुनर्निर्मित नहीं हो सकते। देखिए ये बात सही है कि तंत्रिका कोशिका पुनर्निर्मित नहीं हो सकती, लेकिन हमारे शरीर में कुछ ऐसे हैं अंग, जहाँ पर पाए जाने वाली तंत्रिका कोशिकाएँ कई बार अपने आप को रिकवर कर लेती हैं, अपने आप को पुनर्निर्मित कर लेती हैं और वह है हमारे मस्तिष्क। मस्तिष्क में पाई जाने वाली जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती हैं, वो अपने आप को रिकवर कर लेती हैं, पुनर्निर्मित कर लेती हैं। लेकिन अगर बात की जाए इनका आकार अनिश्चित है, ये बात सही है। तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या इतनी ज़्यादा है जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। अब जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, तो आप
कल्पना कर सकते हैं, उनके आकार को लेकर के कोई बात किया जाए तो ये कल्पना ही होगा ना, इसलिए कहा जाता है कि तंत्रिका कोशिका की यह विशेषता है कि इनका आकार निश्चित होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? द। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है, वह है दिन-रात का होना क्या है? देखिए, दिन-रात का होना क्या है? जादू मत कहिएगा, जादू मत कहिएगा। दिन-रात का होना, इसमें ऑप्शन दिया है रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन और द ऑप्शन जो दिया है वह नियमित परिवर्तन है। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक परिवर्तन मतलब ऐसा बदलाव, ऐसा परिवर्तन जो अपने पुराने फेज में वापस ना आ सके, उसकी बात की जा रही है। इसका मतलब है कि दिन-रात रासायनिक परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। चलिए, प्राकृतिक परिवर्तन, हाँ, भाई दिन-रात प्राकृतिक रूप से दिन होता है, रात होता है, तो ये तो प्राकृतिक हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 7 देखा जाए, नियमित एवं प्राकृतिक रूप से, ये बात भी सही है। ये डेली होता है, ऐसा नहीं है कि आज रात हुई है तो अब 2 दिन के बाद नहीं होगी रात, ये नियमित होता है, क्रमिक क्रमिक रूप से चलता है। इसलिए नियमित भी है ये और प्राकृतिक रूप से भी है। और यहाँ पर करा ये केवल नियमित परिवर्तन है, तो इसका मतलब है सही जवाब आपके लिए जो आ रहा है वह सा ऑप्शन सही है। ये रासायनिक परिवर्तन हो नहीं सकता, प्राकृतिक है, ये बात सही है। लेकिन यहाँ ये भी देख लीजिए कि जो सा ऑप्शन है उसमें दिया है प्राकृतिक परिवर्तन भी है और नियमित परिवर्तन भी है, इसलिए इसके सही जवाब जाएगा आपका सा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, पित्तरस बनता है कहाँ पर? पित्तरस कहाँ बनता है? ऑप्शन दिया है अमाशय, अमाशय मतलब पेट की बात की जा रही है। देखिए ये शुद्ध हिंदी है, हम लोग पेट कहते हैं एक बोलचाल लैंग्वेज में। तो जो आपका स ऑप्शन है, छोटी आंत कहने के लिए छोटी होती है लेकिन बड़ी सबसे होती हैं, कान भी इनके बहुत बड़े-बड़े होते हैं। ग्रहणी, ये यहाँ से गले से लेकर के हमारे पेट तक एक नली गई है, यहाँ यहाँ पर जो भाग इतनी दूर होता है उसे ग्रहणी कहते हैं, और जो पूरी नलिका यहाँ से यहाँ तक होती है हमारे पेट तक, उसे हम लोग ग्रास नलिका बोलते हैं। फिर द ऑप्शन है यकृत। यकृत ध्यान दीजिएगा, यकृत अंग्रेजी में हम लोग इसको बोलते हैं लीवर। लीवर, हाँ, अंग्रेजी में तो ये हो गया लीवर, हिंदी में हो गया यकृत, तो अपनी बोलचाल लैंग्वेज में करेजी, इसको करेजी लोग बोलते हैं। चलिए, पित्तरस कहाँ बनता है? पित्तरस, आप जानते हैं पित्तरस जो होता है वो पित्ताशय में पाया जाता है, और पित्ताशय थैली का जो संबंध होता है वो हमारे यकृत से होता है, लीवर से होता है। तो हमारा लीवर होता है, मानो ह्यूमन बॉडी के लीवर कुछ ऐसे पाए जाते हैं। ये लीवर हम लोगों का ऐसे होता है, इसमें यहाँ पर एक छोटी सी थैली होती है, ये पित्त थैली होती है, इसे पित्त थैली में पित्ताशय भी बोलते हैं, इसी में हमारा पित्तरस पाए जाते हैं। पित्तरस होता है लेकिन इसमें सबसे अधिक मात्रा में HCl पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। चलिए और भी इसके बारे में चर्चा होती रहेगी, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ये याद रखिएगा, पित्तरस जो बनता है वो हमारे यकृत में बनता है। और भी पाचन से संबंधित ह्यूमन बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं और उनके पाचन तंत्र हैं उनके बारे में चर्चा होगी, विस्तृत और लोगों में अच्छे से होगी। तो अगली वीडियो में हम इन सब के बारे में देखेंगे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है हमारा वह है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण ध्यान दीजिएगा। उत्तोलक की बात की जाए तो ध्यान दीजिए, हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनका कहना यह है कि जितने भी वस्तु या छड़ जो टेढ़ी हो या सीधी हो, अगर उनका उपयोग हम अपने कार्य को सरल बनाने रखने के लिए, अपने कार्य को जल्दी करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो वह 100% एक तरह के उत्तोलक के ही अंतर्गत आएँगे। और उत्तोलक को कई भागों में बाँट दिया गया है, इनकी कई श्रेणियाँ बनाई गई हैं। कई श्रेणी मतलब 3 श्रेणियाँ, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। इन सब के बारे में वर्णन अच्छे से स्पष्ट रूप से अगले वीडियो में होता रहेगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, वह यह है कि आप उत्तोलक के बारे में जब जानेंगे, तो वहाँ पर उनके प्रकार के बारे में भी अच्छे से अध्ययन कर ले जाएँगे। अध्ययन जब इनके बारे में करेंगे, तो हम आपको उत्तोलक की कौन-कौन सी श्रेणियाँ हैं, कैसे-कैसे श्रेणियाँ हैं, उन सब के बारे में अच्छे से बताएँगे। जो आपका देखिए तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण सही है, ऑप्शन जितना भी देख रहे हैं
वह आपके सामने तो दिया ही गया है, आप जानते ही हैं कि कौन-सा ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में तो थोड़ा बहुत तो आप स्टडी तो किए होंगे, नहीं किए होंगे तो डोंट वरी, इसके बारे में तो हम आपको बताएँगे ही। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन-सा है? तो इसमें देखिए पहला दिया है सरौता, फिर दूसरा जो ऑप्शन दिया है वह दिया है कैंची, फिर सा ऑप्शन जो है वो बोझ या कूड़ादान जो ठेला होता है उसकी बात कर रहे हैं, और तीसरा जो ऑप्शन है सॉरी चौथा ऑप्शन जो है वह चिमटा दिया चिमटा, किचन में यूज़ किया जाता है। तो तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक है वह है चिमटा। देखिए, तोलक की जब भी बात होगी ना, तो इसकी पूरी डेफ़िनेशन को और इसके प्रकार को अच्छे से हम समझाएँगे बाद में, वह आपके विस्तृत लोगों में होगा। तब तक के लिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, और जब हम विस्तृत पढ़ाएँगे तो इसके बारे में अच्छे से जानकारी बताएँगे। चलिए, अगला जो है वह सुनामी का संबंध है किसके साथ? सुनामी का संबंध किसके साथ है? मतलब सुनामी अगर है तो वह किसके कारण है? किस वजह से है? ये घटना कै किससे रिलेट करता है उसकी बात हो रही है। तो जो पहला ऑप्शन दिया है वह दिया है प्रसिद्धि, मतलब सुनामी एक प्रसिद्धि है। अरे भाई आप जानते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो इसका मतलब ये प्रसिद्धि बनाने के लिए है। सुनामी का संबंध प्रसिद्धि का कोई अर्थ ही नहीं है। शरारती 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 मतलब स्वाभाविक है, नाश करके जाएगा सबका, आगे टोटल घर फसल-वसल तो वो शरारती नहीं है, छोड़िए सुनामी का संबंध शरारती से है तो गलत है। फिर अगला है जलमग्न लहर से, क्या सुनामी का संबंध लहर से है? एक बार आप सोचिए, अभी तो आप लोग शायद सुनामी देखे ही नहीं होंगे। चक्रवात की घटना है ये बहुत बड़ी। फिर जो द ऑप्शन है पानी के अंदर उत्पन्न लहरों से है। तो आप एकदम स्पष्ट है कि आप जानते हैं सुनामी की बात की जा रही है तो लोग तुरंत सुबह फ़िल्म में दिखाया जाता है। सुनामी का मतलब एक जल की बहुत बड़ी धारा उठती है जो काफ़ी दूर तक जाती है, जिसमें कई सौ लोग, कई हज़ार लोग, कई घर बर्बाद हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुनामी का संबंध सीधे होता है पानी के अंदर उत्पन्न होने वाली लहर से। तो ऑप्शन नंबर द सही है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है बादल फटने का अर्थ है। बादल फटने का अर्थ देखिए बादल के अभी आप देखे होंगे कि जब भी हम लोगों के यहाँ बारिश-वारिश होती है ज़्यादातर तो लोग कहते हैं बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि जैसे लग रहा है कि बादल फट गया है। इतना ज़्यादा मतलब जैसे बादल फटने का अर्थ ये हुआ कि कहावत के रूप में भी लोग बोलते हैं कि लगता है कि बादल में छेद हो गया, बादल फट गया। इसका मतलब ये हुआ कि घनघोर बारिश होना, बहुत तेज़ बारिश होना। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए ऑप्शन जो दिया है अचानक भारी वर्षा का होना ये, फिर ब ओले पड़ना, ओले मतलब बर्फ, पत्थर जिसको हम लोग कहते हैं, पत्थर पड़ रहे हैं। फिर स ऑप्शन जो है बर्फ का पिघलना, द ऑप्शन जो हल्की बौछार, हल्की बौछार हमने बताया ना कि बादल का फटना मतलब घनघोर बारिश होना, बहुत तेज़ बारिश होना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर अ सही होगा, अचानक भारी वर्षा का होना। तो ऑप्शन नंबर अ सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है, जैसे हमारे जो भूप्रकृति का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग में ही नहीं निचली प्रकृति में भी हो सकता है, भूप्रकृति के कोई भी भाग हो, भूपृष्ठ के आकस्मिक कंपन होने की घटना क्या कहलाती है? भूकंप कहलाती है, कंपन कहलाता है। भाई कंपन तो कहलाएगा ही, ये तो स्वाभाविक कंपन हो रहा है, कंपन तो कहलाएगा ही। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी आप जानते हैं बहुत तेज़ पृथ्वी से लावा निकलते हैं, तो इसका मतलब है ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है और कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? भूपृष्ठ के आकस्मिक कंपन करने का मतलब भूकंप ही होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सही है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है चक्रवात का आकार कैसा होता है? तो देखिए चक्रवात जो होते हैं वह हमारे सूखे बंजर भाग में, रेगिस्तान में भी चक्रवात धूल-वूल के भी बनते हैं और समुद्र में जल के भी चक्रवात बनते हैं। तो इनका आकार कैसा होता है? चौड़ा नहीं, चौकोर, चौकोर का मतलब इस तरह से कह रहा है, ऐसे बनने की कोशिश चौकोर के रूप में। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। फ़िल्मों-विल्मों में आप देखेंगे चक्रवात जो बनता है, वह थोड़ा-सा पहले शुरुआती दौर में ऐसे बनेगा, फिर नीचे आकर के चौड़ा ऐसे हो जाएगा, फिर नीचे आकर के ऐसे पतला हो जाएगा। तो चक्रवात कुछ इस तरह से बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बात किया जाए तो वह एक अंडे के आकार की ही होते हैं। ये अंडा कुछ इस प्रकार से होता है ना, ऐसे, वैसे ही। बाकी अंडा ऐसे नहीं होता है। अंडा थोड़ा-सा दीर्घवृत्ताकार के रूप में होते हैं ना,
तो चक्रवात भी उसी तरह से होते हैं, तो इसके लिए चक्रवात का आकार सही ऑप्शन जो रहेगा वो अंडाकार रहेगा, आयताकार तो हो ही नहीं सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणियों से हटा दिया गया था? तो हटा दिया गया है, तो उसमें ऑप्शन नंबर है ग्रह की श्रेणियों से, ध्यान दीजिएगा। फिर इसमें ऑप्शन जो दिया है आपका आ वाला पृथ्वी है, बा जो है मार्स है, स है नेपच्यून और द है प्लूटो। देखिए, अगर बात किया जाए पृथ्वी, मार्स और नेपच्यून, ये सब अभी भी हैं ग्रह की श्रेणी में। आप जानते हैं प्लूटो ही एक ऐसा बच रहा है जो पहले इसको शामिल किया गया था, लेकिन 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। देखिए, ग्रह में रखना एक विशेष, जितने भी हमारे ऑल टोटल पिंड हैं अंतरिक्ष में, वो सब ऑल टोटल विशेष एक कैटेगरी बनाई गई है। एक विशेष सीमा निर्धारित की गई है कि जो लोग इस नियमों के तहत रहेंगे, उन्हीं लोगों को ही यहाँ पर ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा। तो प्लूटो उन ग्रहों के मान्य को सही नहीं कर रहा था, यही कारण है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। और भी बहुत सारे रीज़न हैं, तो इसके बारे में चर्चा होती रहेगी उपग्रह के बारे में, लेकिन आप इतना जानते रहिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब जो होगा वो प्लूटो होगा। ग्रह होने के लिए कौन-कौन से कंडीशन होते हैं, ऐसा प्लूटो के साथ ऐसी कौन-सी प्रक्रिया या प्लूटो ने कौन-सा ऐसा प्रक्रम होता है प्लूटो के साथ, या उसके चक्रण को लेकर कौन-सा ऐसा प्रक्रम है कि वह ग्रह श्रेणी से बाहर निकल गया, वह प्रश्न हम लोग विस्तृत में अच्छे से अध्ययन करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अधपका मांस खाने से होने वाला रोग कौन-सा है? अधपका मतलब जो आधे पके हों, आधे कच्चे हों, उनकी बात की जा रही है। टाइफाइड का संबंध आप जानते हैं, कहीं न कहीं गंदे पानी से और मच्छर से संबंध है। रेबीज कुत्ते से है, फिलपाँव जो है, ये भी हमारे पाँव से होने वाला रोग है, जो मुख्य रूप से एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, इस समय उसका नाम याद नहीं है, फिर चर्चा होगी इसके बारे में अच्छे से। जो ऑप्शन नंबर ब सही है, एंथ्रेक्स। देखिए, एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया के कारण ही मनुष्य को वह रोग होता है। इसका पूरा नाम है बैसिलस एंथ्रेक्स। अब बैसिलस एंथ्रेक्स उस बैक्टीरिया का नाम है जो अक्सर जो भोजन अधपके होते हैं, उन्हीं पर ही ये सब मंडराते रहते हैं, पाए जाते हैं। इसीलिए इसे इससे होने वाले जो रोग हैं, उसका रोग का नाम ही रख दिया गया है एंथ्रेक्स। ये जितने भी भोजन, ये मनुष्य को भी हो सकता है, जानवरों को भी हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। चाहे वह मनुष्य कच्चे भोजन खा रहे हैं या अधपके भोजन खा रहे हैं, चाहे जानवर, उनकी भी बात की जा रही है। इसमें व्यक्ति के त्वचा, मुँह पर भी छाले, मुँह के अंदर, जीभ में भी छाले, तमाम प्रकार के ऐसे लक्षण हैं, उनके बारे में भी चर्चा होगी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, तो आप इतना याद रखिएगा, इसका सही जो जवाब होगा, वह एंथ्रेक्स होगा। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। रसांकुर रचना पाई जाती है। रसांकुर, देखिए, जो हमारी क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, बड़ी आंत होती है, खासकर सबसे ज़्यादा छोटी आंतों में, ये बात को याद रखिएगा। छोटी आंत जो होती है हम लोगों की, थोड़ा-सा ऐसे जटिल संरचना के रूप में पाई जाती है। ऐसे टेढ़ी-मेढ़ी संरचना के रूप में, नलिका के रूप में पाई जाती है क्षुद्रांत। तो ये जो नलिकानुमा संरचना होता है, तो इसके अंदर ऐसे छोटे-छोटे रोम पाए जाते हैं। ये सभी छोटे-छोटे ऐसे रोम पाए जाते हैं। अब यहाँ इन इन रोम के बीच में ही जो हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन है, जब वह जाता है, तो उसे आप जानते हैं पाचन एंजाइम के माध्यम से भोजन को पचाया-वचाया जाता है। जब पचा-वचा दिया जाता है भोजन को, तो पचे हुए भोजन से पोषक तत्व को निकालने की आवश्यकता होती है। तो पो अब पोषक तत्वों को निकालने की जब भी आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हम लोग इसका हमारे अंग कौन-सा अंग यूज़ करते हैं, वह रसांकुर की बात की जा रही है। तो रसांकुर जो होते हैं, वो पचे हुए भोजन से पोषक तत्व को अवशोषित करके ये हमारे रक्त में मिलाते हैं और रक्त इसे पूरे शरीर में फैलाने का काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रसांकुर का संबंध सीधा छोटी आँत से है। देखिए, छोटी आँत की बात की जाए, अब यहाँ छोटी आँत तो करके नहीं दिया, लेकिन क्षुद्रांत आँत ही क्षुद्रांत। इसका मतलब ऑप्शन नंबर अ ही सही रहेगा। यकृत तो हो ही नहीं सकता, यकृत एक ग्रंथि है। तो यहाँ खुद अब्सॉर्ब करें। देखिए, एक होता है सहायक ग्रंथि और एक होता है सहायक अंग। तो सहायक अंग की बात हो रही है, यहाँ ये सहायक ग्रंथि की बात नहीं। लार ग्रंथि भी और हृदय का संबंध तो दूर तक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आ ही सही रहेगा। और भी जानकारी है तो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न